आज हम एक्टिव एंड पैसिव वॉइस के अंतर्गत दूसरे पार्ट में इंट्रोगेटिव सेंटेंस को, जिसको हम प्रश्न भी कहते हैं मॉडर्न इंग्लिश में, उसको बदलने को बताएंगे। जैसे हमने बताया था इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इसको हम हिंदी में प्रश्नवाचक वाक्य भी कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्य। अब प्रश्नवाचक वाक्य जो है, प्रश्नवाचक वाक्य दो प्रकार के होते हैं। एक वह वाक्य होते हैं जिनको हम हेल्पिंग वर्ब से प्रारंभ करते हैं, और दूसरे वाक्य वह होते हैं जो प्रश्नवाचक शब्द यानी क्वेश्चन वर्ड से प्रारंभ होते हैं। जैसे लिखा है आर यू सिंगिंग ए सॉन्ग, आर यू सिंगिंग ए सॉन्ग, ये दिया है। इसके लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा। इसमें आर जो है आपका हेल्पिंग वर्ब है। अब दूसरे प्रकार का वाक्य है जो प्रश्नवाचक शब्द से प्रारंभ होता है। जैसे लिखा है व्हाट आर यू डूइंग, व्हाट आर यू डूइंग, व्हाट आर यू डूइंग। ये जो है इसमें व्हाट, ये जो शब्द है व्हाट, ये प्रश्नवाचक शब्द है। तो दो प्रकार के इंट्रोगेटिव सेंटेंस बन गए। एक तो सहायक क्रिया से प्रारंभ होने वाले वाक्य और दूसरे प्रश्नवाचक शब्द से शुरू होने वाले वाक्य। सबसे पहले हम सहायक क्रिया से प्रारंभ होने वाले यानी हेल्पिंग वर्ब से प्रारंभ होने वाले वाक्यों को पैसिव वॉइस में बदलने के लिए बताएंगे। इस कैसे बताएंगे? पैसिव वॉइस में बदलने के लिए बताएंगे, जो वाक्य हेल्पिंग वर्ब से प्रारंभ होते हैं। अब हेल्पिंग वर्ब तीन प्रकार की होती है। कुछ हेल्पिंग वर्ब सिंगल शब्द की होती है, कुछ हेल्पिंग वर्ब दो शब्दों वाली होती है, और कुछ हेल्पिंग वर्ब दो से अधिक शब्दों वाली होती है। तो अब पहले हम बताएंगे कि इसका एक फार्मूला तैयार कर लेते हैं। जैसे हमने इसके पिछले पार्ट में बताया कि इस पिछले पार्ट में हमने बताया था कि एक शब्दों का सीरियल, तो हिंदी में हमने बताया था यस ओ वी होता है, लेकिन इंग्लिश में हमने बताया था यस वी ओ होता है, और फिर पैसिव वॉइस में हमने बताया था ओ वी यस होता है। ये इंग्लिश का हमने बताया था पैसिव वॉइस में सीरियल होता है। अब हम बताए थे कि इसका इंग्लिश का पैसिव वॉइस है। इसके अलावा पैसिव वॉइस अब हम बताने जा रहे हैं कि जो हेल्पिंग वर्ब से वाक्य प्रारंभ होते हैं उनका पैसिव वॉइस कैसे बदलते हैं। इसके लिए भी एक फार्मूला हम तैयार कर लेते हैं। सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब का पहला शब्द लिख लेते हैं। हेल्पिंग वर्ब का पहला शब्द लिख लेते हैं, पहला शब्द। इसके बाद जो है भैया, इसके बाद हम ऑब्जेक्ट लिखते हैं। क्या लिखते हैं? ऑब्जेक्ट लिखते हैं, लेकिन ऑब्जेक्ट का नॉमिनेटिव केस लिखते हैं। क्या लिखते हैं? ऑब्जेक्ट का नॉमिनेटिव केस लिखते हैं। इसके बाद जो हेल्पिंग वर्ब की शेष पद हैं उनको हम लिख देते हैं। हेल्पिंग वर्ब के शेष पद, शेष पद। हेल्पिंग वर्ब के शेष पद के बाद आपका मेन वर्ब आता है। जैसा कि हमने पहले ही पार्ट में बताया था, चाहे जिस टेंस का वाक्य हो, चाहे जिस पार्ट का वाक्य हो, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का ही प्रयोग किया जाएगा। किस मेन वर्ब का किस फॉर्म का प्रयोग किया जाएगा? थर्ड फॉर्म का। चाहे जिस सेंटेंस, चाहे जैसा सेंटेंस हो, चाहे जिस प्रकार टेंस हो, चाहे जिस प्रकार का
पार्ट, लेकिन हम मेन वर्ब का कौन सा पार्ट यूज करेंगे, थर्ड फॉर्म ही यूज करेंगे। इसके बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद हम बाई का प्रयोग करते हैं, बाई के प्रयोग के बाद हम सब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं। सब्जेक्ट का, लेकिन सब्जेक्ट का नॉमिनेटिव केस का प्रयोग किया जाए, नॉमिनेटिव नहीं, ऑब्जेक्टिव केस का प्रयोग करेंगे। इसके बाद क्योंकि ये वाक्य जो है वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस के लास्ट में क्वेश्चन मार्क का लगना कंपलसरी है। अगर क्वेश्चन मार्क हम नहीं लगाएंगे तो हमारा सेंटेंस गलत हो जाएगा, यानी रॉन्ग माना जाएगा। तो इस प्रकार से ये एक फार्मूला आपका तैयार हो गया। क्या तैयार हो गया, एक फार्मूला तैयार हो गया। फार्मूले में क्या हमने रखा, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब का पहला शब्द, इसके बाद ऑब्जेक्ट रखेंगे, ऑब्जेक्ट का नॉमिनेटिव केस, फिर इसके बाद जो हेल्पिंग वर्ब के शेष पद बचे हैं उनको लिख देंगे। क्योंकि अभी हमने बताया था कि हेल्पिंग वर्ब 3 प्रकार की होती है। कुछ हेल्पिंग वर्ब ऐसी होती है जिसमें सिंगल पद होता है, कुछ हेल्पिंग वर्ब ऐसी होती है जिसमें डबल पद होता है, 2 पद होते हैं नहीं, और कुछ हेल्पिंग वर्ब ऐसे होते हैं जो 2 से ज्यादा पद होते हैं। इसके बाद फिर हम मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे, जैसा कि हमने पहले ही बता दिया था। चाहे जो टेंस हो, चाहे जिस प्रकार का सेंटेंस हो, चाहे जिस प्रकार का पार्ट हो टेंस का, लेकिन हर वाक्य में पैसिव वॉइस बनाते समय हम मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म ही प्रयोग करेंगे। इसके बाद बाई का प्रयोग करेंगे, बाई के प्रयोग करने के बाद सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव केस आएगा, ऑब्जेक्टिव केस लिखने के बाद फिर हम क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। अब देखिए हम कुछ उदाहरणों के द्वारा इसको हम स्पष्ट कर रहे हैं कि किस प्रकार यह वाक्य बनेगा। जैसे लिखा है हैव यू ब्रोकन दिस जग। ये एक वाक्य आपका बना हुआ है, लेकिन यह वाक्य आपका एक्टिव वॉइस में है। क्यों है, क्योंकि हैव यू ब्रोकन द जग। अब हम थोड़ा इसको परिवर्तित करके देखते हैं, क्या आपने ये जग तोड़ा है। अब देखिए इसको हमने तोड़ने का काम, क्वेश्चन हटा दीजिए, तो ये इधर ले आइए, यू के बाद ले आइए, तो क्या बनता है, यू हैव ब्रोकन द जग। तो आपने जग को तोड़ा है। तो तोड़ने का काम किसने किया, आपने किया। तो आप एक कार्य करने वाले सब्जेक्ट हो गए। अब किस चीज को तोड़ा है, जग को तोड़ा है, तो जग जो है आपका ऑब्जेक्ट हो गया। क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। तो जिसने कार्य किया वो सब्जेक्ट हुआ, जिस चीज पर कार्य किया वो ऑब्जेक्ट हुआ। अब देखिए हमने बताया था इसके पहले वाले पार्ट में कि सब्जेक्ट को उठा करके ऑब्जेक्ट की जगह पर और ऑब्जेक्ट को उठा करके सब्जेक्ट की जगह पर रखते हैं। अब देखिए भाई हैव और हैड, क्योंकि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है और हैव जो हेल्पिंग वर्ब है ये वाक्य में शुरुआत में ही दी हुई है। तो अब ये जो जब हैज और हैव केवल पास्ट प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में प्रयोग किया जाता है, तो अब ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का वाक्य हो गया। क्योंकि इसके पहले वाले पार्ट में हमने बताया था कि पैसिव वॉइस में हैज और हैव या हैड ये कभी सिंगल नहीं आते हैं, इनके साथ बीन का भी प्रयोग किया जाता है। यानी जो पैसिव वॉइस में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की सहायक क्रिया बनेगी वो हैज बीन, हैव बीन बनेगी। अब हमने बताया था सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब। तो यहाँ पर यू जो है ये आपका प्लूरल सब्जेक्ट है, द जग आपका सिंगुलर है, इसलिए सिंगुलर इसके साथ वर्ब आएगी। अब क्या करेंगे हम, जग को उठा करके जब यू की जगह पर लाएंगे तो जग क्योंकि सिंगुलर है इसलिए इसके साथ सिंगुलर यानी हैज आएगा।
इसके पहले हमने अभी अभी बताया है कि पैसिव वॉइस में हैज, हैव और हैड ये सिंगल शब्द कभी नहीं आते हैं, बल्कि इनके साथ बीन का भी प्रयोग किया जाएगा। तो जब हैज बीन, हैव बीन और हैड बीन, ये 3 शब्द हो गए, 3 हेल्पिंग वर्ब हो गई। तो अभी हमने फार्मूले के अंतर्गत बताया है कि हेल्पिंग वर्ब का पहला शब्द आप लिखेंगे ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट क्या है? द जग है। जग क्या है? सिंगुलर है, इसलिए हैज आ गया द जग के साथ। अब द जग लिख लिया। द जग लिखने के बाद अब हमने फिर बताया था हेल्पिंग वर्ब के तो शेष पद बचते हैं, उनको हम लिखेंगे। तो हेल्पिंग वर्ब का पहला पद हैज हो गया, क्योंकि हैज अकेला आता नहीं है पैसिव वॉइस में, तो एक शब्द और इसके साथ जोड़ देते हैं, बीन। तो बीन जो है इस ऑब्जेक्ट के बाद में लिखा जाएगा। अब इसके अलावा जो मेन वर्ब है भैया, तो हैज, हैव, हैड, यानी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट टेंस में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म ही आती है। तो यहाँ पर हमको वर्ब की थर्ड फॉर्म अलग से लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वर्ब की थर्ड फॉर्म से पहले से ही दी हुई है। तो इसको साथ हमने ब्रोकन का ब्रोकन ही लिख दिया। तो अब आपको ये ध्यान देना है, अगर वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट का है या पास्ट परफेक्ट का है या फ्यूचर परफेक्ट का है, तो उसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म आपको पहले से ही मिलेगी। आपको इसके बारे में कुछ नहीं सोचना है। हैज द जग बीन ब्रोकन। अब इसके बाद मेन वर्ब के बाद हमने बताया था बाई लगाया जाएगा। क्या लगाया जाएगा? बाई लगाया जाएगा। और बाई के बाद अब हमने बताया फार्मूले के अंतर्गत सब्जेक्ट आता है, लेकिन सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव केस आएगा। तो अब यहाँ पर सब्जेक्ट दिया है यू, और यू एक ऐसा प्रोनाउन है जिसका सब्जेक्ट नॉमिनेटिव केस और ऑब्जेक्टिव केस एक जैसा रहता है। तो बाई यू, यू चाहे सब्जेक्ट की जगह पर लिखा जाए चाहे ऑब्जेक्ट की जगह पर लिखा जाए, उसके रूप में कोई परिवर्तन नहीं होगा, यानी उसका केस एक ही रहेगा, यू। अब देखिए कुछ लोग क्या करते हैं, सारी मेहनत तो कर डाली, सारा वाक्य सही सही बना डाला, लेकिन आखिरी में क्वेश्चन मार्क लगाना भूल जाते हैं। ये आपकी सेंटेक्स से संबंधित मिस्टेक मानी जाती है, और सेंटेक्स के अंतर्गत ये पंक्चुएशन संबंधी मिस्टेक है। इसलिए अगर क्वेश्चन वाक्य मार्क नहीं लगाएंगे तो वाक्य आपका गलत हो जाएगा। इसलिए आपको हम बताना चाहते हैं कि अगर वाक्य इंट्रोगेटिव है तो उसके लास्ट में क्वेश्चन मार्क अगर आप नहीं लगाएंगे तो वाक्य गलत हो जाएगा। जब वाक्य गलत हो जाएगा तो आपके मार्किंग भी परीक्षाओं में कट जाएंगे, भले ही वो आधा नंबर कटे। अब इसके अलावा एक और हम बताने जा रहे हैं, जैसे लिखा है डज सी राइट अ लेटर, डज सी राइट अ लेटर। अब एक ये वाक्य दिया हुआ है। अब देखिए भैया, डज और डू ये ऐसी सहायक क्रिया है जब वाक्य एक्टिव वॉइस में होता है, तो जिन वाक्यों में डज या डू हेल्पिंग वर्ब लगी होंगी वह वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आएंगे। तो जब डज यहाँ पर लगा हुआ है तो ये वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का हो गया। जब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का हो गया, अब इसको हमें पैसिव वॉइस में बदलना है। तो डज सी राइट ए लेटर, क्या वो एक पत्र लिखती है? तो लिखने का काम कौन करता है? सी लड़की के लिए आता है। अब ए लेटर पत्र को लिखती है, इसलिए ए लेटर एक ऑब्जेक्ट हो गया। अब देखिए इसको पैसिव वॉइस में जब बदलना है तो ए लेटर ऑब्जेक्ट हो गया और सी सब्जेक्ट हो गया। सी को उठा करके आ लेटर की जगह पर, आ लेटर को उठा करके सी की जगह पर। अब इसको क्या करेंगे, हमने बताया था इसके पहले वाले पार्ट में कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के वाक्य को जब हम पैसिव वॉइस में बदलते हैं तो उसमें हेल्पिंग वर्ब इज एम आर का प्रयोग करते हैं।
तो आ लेटर सिंगुलर है, सी भी सिंगुलर है। हमने बताया था सिंगुलर शब्द के साथ सिंगुलर वर्ब, प्लूरल शब्द के साथ प्लूरल वर्ब। तो आ लेटर के साथ ईज आएगा। हमने बताया था इसके पहले वाले पार्ट में सिंगुलर शब्द के साथ इज का प्रयोग, आई के साथ पर्टिकुलर एम का प्रयोग और प्लूरल शब्द के साथ आर का प्रयोग। तो इज का प्रयोग हमने सबसे पहले लिख दिया फार्मूले के अनुसार। इसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा, ऑब्जेक्ट दिया आ लेटर, ये एक वस्तु का नाम है इसलिए इसका नॉमिनेटिव केस और ऑब्जेक्टिव केस एक जैसा रहेगा। इसके बाद इज आ लेटर, फिर हमने बताया था हेल्पिंग वर्ब के बाद मेन वर्ब। मेन वर्ब जो आपका राइट दिया काम हो रहा है लिखने का, राइट का थर्ड फॉर्म हमने बताया था। राइट का थर्ड फॉर्म रोट रिटेन यानी रिटेन होता है, तो रिटेन लिख दिया। रिटेन के बाद जो है रिटेन और मेन वर्ब हो गई। मेन वर्ब के बाद बाई का प्रयोग किया जाएगा, क्योंकि हमने पहले वाले पार्ट में बताया था कि कार्य करने वाले व्यक्ति के पहले बाई का प्रयोग किया जाता है। तो बाई का प्रयोग कर दिया। अब सी ये जो सब्जेक्ट है, लेकिन सी का ऑब्जेक्टिव केस यहाँ पर आएगा और सी का ऑब्जेक्टिव केस हर होता है, इसलिए बाई हर। अभी भी ये वाक्य थोड़ा रॉन्ग है। क्यों रॉन्ग है? क्योंकि ये वाक्य इंट्रोगेटिव है और इसके लास्ट में क्वेश्चन मार्क नहीं लगाया गया है। जब क्वेश्चन मार्क हम लगा देंगे तभी ये वाक्य कंप्लीट होगा और सही होगा। अब देखिए एक और उदाहरण हम आपको बता रहे हैं। जैसे दिया हुआ है विल ही लाफ एट मी। अब ये एक वाक्य दिया हुआ विल ही लाफ एट मी। तो अब इसमें जो हेल्पिंग वर्ब दी है विल दी हुई है। अब विल जो हेल्पिंग वर्ब दी हुई है इसका मतलब ये वाक्य फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का हुआ। और जैसा कि हमने पहले ही पार्ट में बताया था विल और शैल पैसिव वॉइस में अकेले नहीं आते, बल्कि इनके साथ एक शब्द बी यानी बी दोबारा लगा देते हैं। तो अब इसमें ही लाफ एट मी, ही जो है सब्जेक्ट हो गया क्योंकि हंसी उड़ाने का काम उसने किया, तो ये सब्जेक्ट हो गया। किसकी हंसी उड़ाया? मेरी हंसी उड़ाया। मी जो है वो ऑब्जेक्ट हो गया। अब मी को उठा करके सब्जेक्ट की जगह पर और सब्जेक्ट को उठा करके मी की जगह पर। अब इसके अलावा मी जब ही की जगह पर आएगा तो अपने नॉमिनेटिव केस में आ जाएगा। मी का नॉमिनेटिव केस आई होता है। जैसा कि हमने पहले ही बता चुके हैं कि मी आई की का नॉमिनेटिव केस आई होता है और आई और वी दो ऐसे सब प्रोनाउन हैं जिनके साथ शैल का प्रयोग किया जाता है और बाकी सभी के साथ विल का प्रयोग किया जाता है। इसलिए हमने बताया कि सबसे पहले हम लिखेंगे शैल, क्योंकि आई आ रहा है। शैल के बाद फिर ऑब्जेक्ट आएगा, तो ऑब्जेक्ट मी है, मी का आई हो जाएगा। फिर हेल्पिंग वर्ब का दूसरा शब्द यानी बी हो जाएगा। बी के बाद जो है वर्ब की थर्ड फॉर्म, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो लाफ्ट का थर्ड फॉर्म होता है लाफ्ट, लाफ्ट लिख दिया, लाफ्ट लिख दिया और लाफ्ट के बाद ऐड, और ऐड के बाद हमने बताया था कि कार्य करने वाले व्यक्ति के पहले बाई, तो हंसी उड़ाने का काम किसने किया? उसने किया। ही यानी कोई पुरुष है, ही का ऑब्जेक्टिव केस हिम होता है यानी बाई और हिम लिख देंगे और आपका ये वाक्य बन गया। लेकिन अभी भी ये वाक्य रॉन्ग है। क्यों रॉन्ग है? क्योंकि ये वाक्य इंट्रोगेटिव था और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में अगर क्वेश्चन मार्क हम नहीं लगाते हैं तो वाक्य रॉन्ग हो जाता है। इसलिए इसको हम सही करने के लिए क्वेश्चन मार्क का प्रयोग भी करेंगे। अब इसके अलावा हम एक